जय हिंद मेरे शेर शेरनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि देख रहे हो आपके पास आज मैं बात करूंगा क्लास 12 का जो जैक बोर्ड के द्वारा जैक बोर्ड के द्वारा यानी कि झारखंड बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया था क्लास 12 का, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। तो आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूं आज के सेट का, तो आज हम लोग लेने वाले हैं क्लास 12 का जो सेट संख्या 4 है, यानी कि 4 सेट के बारे में बात करेंगे। और अगर आप बात करो सब्जेक्ट का, तो आप सब्जेक्ट देख सकते हो क्या है, इतिहास। तो हम लोग इतिहास पे बात करेंगे। तो आपको पता है कि इस सेट को बनाने के लिए आपको कुल मिला के 1 घंटा 30 मिनट का समय जो है दिया जाता है, यानी कि लगभग 90 मिनट या 1.5 मिनट का समय दिया जाएगा। और अगर आप इस सेट को सही से कंप्लीट करते हो, यानी कि अगर आपने इस सेट के सभी प्रश्नों के सही से उत्तर दे दिए, तो आपको 40 नंबर, यानी कि कुल मिला के जो 40 नंबर इसमें मिलेगा, यानी कि टोटल नंबर कितना है इसमें, तो 40 नंबर आपको दिया जाएगा, इसमें एग्जाम लिया जाएगा। तो बात करें कुछ सामान्य नियमों का, तो आपको पता होगा कि जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी का उत्तर देना क्या है, मेरे रसगुल्लो, अनिवार्य है। और अगर मैं बात करूं कि सर प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, तो कुल मिलाकर इसमें 40 जो है प्रश्न पूछा जाएगा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, यानी कि 40 प्रश्न के लिए आपको 40 नंबर दिया जाएगा। बात क्लियर है। और प्रत्येक प्रश्न में क्या दिया गया, आपको 4 विकल्प दिया गया है। और 4 विकल्प जो भी दिए गए हैं उसमें से क्या करना, आपको सही विकल्प का चयन करना है। और एक बात कि अगर आप किसी कारण से उत्तर दे रहे हो और आपका उत्तर जो है वो गलत हो जाता है, तो उसके लिए कोई भी अंक जो है वो नहीं काटा जाएगा, यानी कि आपका नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये जो मैंने चीजें बताई, या क्या थे, आपके कुछ सामान्य निर्देश था, कुछ मैं बोल सकता हूं कि सम रूल्स थे जिसको आपको फॉलो करनी है। तो आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है या जो भी आपका बोर्ड है वो आपको क्या करवा रही है कि बहुविकल्प प्रश्न जो है उपलब्ध करवा रही है। और आपको क्या करना है, बहुविकल्प प्रश्न के सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। तो दोस्तों बात करें पहले नंबर क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यानी कि हड़प्पा वासी जो लोग थे, हड़प्पा में जो रहने वाले लोग थे, वो लोग सबसे ज्यादा किस वस्तु का उत्पादन करते थे, ये आपका क्वेश्चन है। और आपको ऑप्शंस क्या है, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपास का। तो हड़प्पा वासी किस वस्तु का सबसे ज्यादा उत्पादन करते थे, तो कपास का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा किया जाता था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है कि कार्बन डेटिंग, क्या है, कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है। तो अगर मैं बात करूं इसका आंसर का, तो ये क्या है, 2400 ईसा पूर्व। कब है, 2400 ईसा पूर्व से कितना है, 1700 ईसा पूर्व तक। कब तक, 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो एक भी जो ऑप्शंस है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो कभी पूछा जाएगा कि कार्बन डेटिंग विधि के आधार पे जो हड़प्पा काल है वो कितना का कितना, कितने से कितना माना गया है, तो अब क्या बोलोगे, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था। यानी कि सिंधु सभ्यता में जो गुजरात है वहां पे कौन सा बंदरगाह था। और आपके ऑप्शंस क्या है, देख सकते हो, लोथल, रंगपुर, मोहनजोदाड़ो और चहुंदुड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोथल। तो सिंधु सभ्यता में गुजरात में कौन सा बंदरगाह था, तो लोथल नाम का बंदरगाह था। तो बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदाड़ो कहां स्थित है। क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदाड़ो कहां स्थित है। और आपके ऑप्शंस देख सकते हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान में। तो मोहनजोदाड़ो कहां पे स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। और आपको पता होगा कि मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल या सबसे बड़ा नगर है। तो ये कहां पे स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के जो जितने भी घर है वो किससे बनाए जाते थे। और आपके ऑप्शन देख सकते हो क्या है, ईंट से, बांस से, पत्थर से और लकड़ी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईंट से। तो सिंधु सभ्यता के जितने भी घर है वो किससे बनाए गए हैं, ईंटों से बनाए गए हैं।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है। सुमेर यानी कि आपको पता है ये कहां पे, मेसोपोटामिया की सभ्यता का बात कर रहा है। किसका, मेसोपोटामिया सभ्यता का बात कर रहा है। और मेसोपोटामिया सभ्यता वर्तमान में इराक देश में है। कहां पे, इराक देश में है। तो इराक देश का जो सभ्यता है मेसोपोटामिया सभ्यता, वहां पे एक क्षेत्र जिसको क्या बोलते हैं, सुमेर। जैसे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, उसी तरह तो ये जो सुमेर जो क्षेत्र है वहां का जो भी प्राप्त अभिलेख है उसके अनुसार क्या है, नाविकों का देश किसे कहा गया है। और आपके ऑप्शंस क्या है, दिलमुन है ना, मागान है ना, मेलुहा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा, मेलुहा। तो सुमेर से प्राप्त जो अभिलेख मिला है उसमें नाविकों का देश किसे कहा गया है, तो मेलुहा को कहा गया। किसको कहा गया है, मेलुहा को कहा गया है। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। सबसे विशिष्ट पुरावस्तु यानी कि सबसे पुराना वस्तु क्या है, सबसे अच्छा पुराना पुरावस्तु क्या है। और आपके ऑप्शन क्या है, मिट्टी के मूर्तियां, धातु के समान, मन के और मोहर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहर। ऐसे पूरा वस्तु में धातु की मूर्तियां भी आती हैं, धातु के समान भी आते हैं और मन के भी आते हैं, लेकिन मोहर जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन क्या है कि शाक सावंत का आरंभ किसने किया। शाक सावंत का आरंभ किसने किया। और आपके ऑप्शंस क्या है, कनिष्क, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त और क्या है, अशोक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कसिन। क्या हो जाएगा, कनिष्क। तो शाक सावंत का आरंभ किसने किया था, कनिष्क ने किया था। और इसका डेट क्या है, तो अगर मैं इसका डेट का बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, 78 ईसा। कब, 78 ईसा। तो शाक सावंत का आरंभ कनिष्क ने किया था और वो कब किया था, 78 ईसा में। कब किया था, कब किया था, 78 ईसा में। बात करते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा, याद कीजिएगा, भूमि अनुदान की प्रथा किसने प्रारंभ की। भूमि अनुदान मतलब भूमि को दान देना, यही क्या कहलाता है, भूमि अनुदान। तो किसने किया था, आपके ऑप्शंस क्या है, मौर्य, सातवाहन, गुप्त और कुषाण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्या हो जाएगा, सातवाहन। तो भूमि अनुदान की जो प्रथा था उसका प्रारंभ किसने किया था, तो सातवाहन राजाओं ने किया था। बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया। आपका क्वेश्चन क्या है कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 712 ईसा। क्या हो जाएगा, 712 ईसा। तो अगर मैं बात करूं अरब ने सिंध पर 712 ईसा में कब्जा किया, लेकिन ये जो लोग हैं वो कुल मिला के 463, कितना मैं बात करूंगा, 463 ईस्वी तक क्या किया था, इन्होंने शासन किया था। कितना, 463 ईस्वी, यानी कि जैसे मैं बोल सकता हूं 14 साल का राम जी ने वनवास किया था, तो ये लोग 712 में सिंध प्रांत में आया, यहां पे कब्जा किया और 463 सालों तक क्या किया था कि सिंध पर इन्होंने शासन किया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि हैनसांग किसके दरबार में भारत आया था। हैनसांग किसके दरबार में भारत आया था, यानी कि हैनसांग जब भारत आया था तो उस समय वो किसके दरबार में, यानी कि भारत में किसका शासन था। और आपके ऑप्शंस देख सकते हो क्या है, कनिष्क, रुद्रदामन, हर्षवर्धन और क्या है, चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि हर्षवर्धन। तो हैनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या किया था, भारत आया था। बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का क्या नाम था, तो आप क्या बोलोगे, प्रभावती। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि वकाटक के राजा के साथ। किसके साथ, वकाटक के राजा के साथ क्या हुआ था, इनका विवाह हुआ था, प्रभावती का विवाह हुआ था। बात करते 13 नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन काल में सुदर्शन झील, क्या है, प्राचीन काल में सुदर्शन झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। और आपके ऑप्शंस क्या है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात। तो बात करें सुदर्शन झील का, तो इसको किसने बनाया था, तो इसको मौर्य वंश के शासकों ने बनाया था। किसने बनाया था, तो मौर्य वंश के शासकों ने बनाया था। कौन सा, सुदर्शन झील को। तो ये जो वर्तमान में जो सुदर्शन झील है, ये गिरनार जो पहाड़ी आप जानते हो, गिरनार जो पहाड़ी जानते हो, इस गिरनार के पहाड़ियों से निकलने
निकलने वाली जो जल धारा है वहीं पे क्या है एक झील बनाया गया है जिसका नाम है सुदर्शन झील। और इसको किसने बनाया था? मौर्य वंश ने। और ये कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। तो बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है कि माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? या जो माहिष्मती था वो किस महाजनपद की राजधानी थी? आपने बाहुबली देखा होगा, उसमें माहिष्मती साम्राज्य का बात किया गया, वही माहिष्मती साम्राज्य का बात हो रहा है। तो माहिष्मती जो था वो अवंती, किसका? अवंती महाजनपद की क्या थी? राजधानी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है 15 नंबर का, देख सकते हो कि धम्म का सिद्धांत। तो धम्म नीति या धम्म का सिद्धांत एक ही होता है। तो धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक के द्वारा। तो धम्म का जो नीति है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो अशोक के द्वारा दिया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है देख सकते हो 16 नंबर का कि 5वीं शताब्दी या कि 5वीं शताब्दी में निर्मित जो देवगढ़ का मंदिर है किसकी मूर्ति थी? तो 5वीं शताब्दी में जो देवगढ़ का जो मंदिर है उसमें किसका मूर्ति था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विष्णु का। और विष्णु जी के जो दशा अवतार है, कौन सा अवतार? जो दशा अवतार है, तो दशा अवतार की मूर्ति थी। तो 5वीं शताब्दी में जो निर्मित जो देवगढ़ का जो मंदिर है उसमें भगवान विष्णु का क्या था? मूर्ति था। और वो किस तरह के का मूर्ति था? तो दशा अवतार का मूर्ति, यानी कि उसके 10 रूपों की मूर्ति थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि थेरवाद क्या है? थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? थेरवाद जो है वो किस धर्म से संबंधित है? और आपके ऑप्शंस क्या है आप देख सकते हो। ऑप्शन है आपके जैन, बौद्ध, सनातन और पारसी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म। तो थेरवाद जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि भिल्सा टॉप्स क्या है? भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन थे? भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भिल्सा टॉप्स जो है उसके लेखक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या 19 नंबर का कि बिहार का संबंध है। बिहार का संबंध है तो आपको पता है कि बिहार में बौद्ध जी का क्या है? एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो क्या होगा? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बिहार किससे संबंधित है? बौद्ध से। और आपको पता है जैन जो है आप तो बोल सकते हो कि यह पारसनाथ में है और ये झारखंड में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो पारसनाथ हो जाएगा। लेकिन बिहार कहां से? बौद्ध से संबंधित है। आपको बोध गया के बारे में पता होगा। बात करते अगले क्वेश्चन पे। तो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कैलाशनाथ मंदिर कहां पे? एलोरा में। तो भारत के किस राज्य में स्थित है? और आपको पता है एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन पे। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? और आपके ऑप्शंस क्या है? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, या क्या था? उस पर भूमि है ना, उसर भूमि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो सीता का अर्थ क्या था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सूफी आंदोलन मूलतः कहां से प्रारंभ हुआ? तो सूफी आंदोलन जो है वो कहां से प्रारंभ हुआ? और आपका ऑप्शंस क्या है आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूं ऑप्शंस का, तो ऑप्शंस क्या है आपका? दिल्ली, लाहौर, काबुल और क्या है? पर्सिया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्सिया। और ये जो पर्सिया है ये वर्तमान में इसे पारस कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन क्या था देख सकते हो कि सूफी आंदोलन मूलतः कहां से प्रारंभ हुआ? तो आप क्या बोलोगे? पारसिया, या आप क्या बोलोगे? पारस से। कहां से? पारस से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है? और आपके ऑप्शंस क्या है? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैत और अद्वैतवाद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अद्वैतवाद। तो शंकराचार्य का मत क्या था? अद्वैतवाद था। क्या था? अद्वैतवाद था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 24 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? और आपके ऑप्शंस क्या है? सलीम, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निजामुद्दीन औलिया। क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया। तो हुआ क्या था? निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को, किसको? गयासुद्दीन तुगलक को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और कभी पूछा जाएगा कि किस शासक को कहा गया था, तो आप क्या बोलोगे? गयासुद्दीन तुगलक
तुगलक को कहा गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन क्या है 25 नंबर का, देख सकते हो कि पाहन पूजे हरि मिले, क्या है, पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है। पाहन पूजे हरि मिले ये किसका काव्य पंक्ति है, और आपके ऑप्शंस क्या है, कबीर, रहीम, गुरु नानक और रैदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कबीर। तो पाहन पूजे हरि मिले ये किसने कहा था, कबीर जी ने कहा था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो 26वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से महाराष्ट्र के संत, निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे, और आपके ऑप्शंस क्या है, तुकाराम ये भी था, है ना, रामदास ये भी था, और ज्ञानेश्वर ये भी था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है वो महाराष्ट्र के क्या थे, संत थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन क्या है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन है, और आपके ऑप्शंस क्या है आप देख सकते हो, रैदास, रामदास, ज्ञानेश्वर और क्या है, रामानंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि रामानंद। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से, कहां से, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किन्होंने लाया था, तो रामानंद जी ने लाया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो 28वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कृष्णदेव राय के दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में जो तेलानी रामन था वो किस पद पर थे, तेलानी राम जो थे वो किस पद पे थे। तो अगर मैं बात करूं कृष्णदेव राय का, तो आपको पता है कि कृष्णदेव जो राय थे वो साहित्य के संग्रह करता थे, इनको साहित्य बड़ा पसंद था। तो ये जो तेलानी राम थे इनके दरबार में कवि था, कौन था, कवि था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो 29वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि अमरम, अबरम का क्या अर्थ है, अमरम का क्या अर्थ है, और आपके ऑप्शंस क्या है आप देख सकते हो, किसान, राजा, एक पदवी और क्या है, जागीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि जागीर। तो अमरम का क्या अर्थ है, जागीर से इसका अर्थ होता है। बात करते अगले क्वेश्चन पे, तो 30वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है, आंध्र भोज कहा जाता है, और आपके ऑप्शंस क्या है देख सकते हो कि हरिहर, है ना, राजेंद्र चोल, बुक्का और क्या है, कृष्णदेव राय। तो अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन पे गौर करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आंध्र का भोज, तो भोज माने क्या होता था, राजा, क्या होता था, राजा, भोजन मत समझिएगा, राजा। तो आंध्र का राजा कौन था, अगर मैं बात करूं ऑप्शंस का, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि कृष्णदेव राय। बात करें अगले क्वेश्चन पे, तो 31वां नंबर का क्वेश्चन क्या है देख सकते हो कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, विजयनगर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, और आपके ऑप्शंस क्या है, तुंगभद्रा, नर्मदा, यमुना और गंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि तुंगभद्रा। तो विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा नदी के क्या था, समीप था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो 32वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहां पाए गए हैं। तो विजयनगर जो है उसका साम्राज्य जो था उसका अवशेष कहां पाया गया है, और आपके ऑप्शंस क्या है, बीजापुर में, उड़ीसा में, हम्पी में और गोलकुंडा में। तो अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि हम्पी में। कहां पे, हम्पी में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो 33वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था, क्या था, प्रथम राजवंश कौन था, और आपके ऑप्शंस क्या है, तुलो वंश, सालू वंश, संगम वंश और क्या है होयसेल वंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि संगम वंश जो है इसका क्या था, प्रथम क्या था, राजवंश था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो 34वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, और आपके ऑप्शंस क्या है, शाहजहां, जहांगीर, अकबर और औरंगजेब। क्वेश्चन क्या है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि किसने किया था, मेरे रसगुल्लो अकबर ने। आप मुझे ये बताएं कि किस मुगल सम्राट ने क्या था कि तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, किस पे, तंबाकू पर क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था। फटाफट क्या करें, कमेंट बॉक्स में छाप दिया। अगर आपने मेरे सेटों को देखा होगा तो मैंने ये जरूर आपको बताया होगा। बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति 1/5 भाग राज्य को प्राप्त होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। क्या जो सैनिक जो है अगर कहीं पर युद्ध करने के लिए जाते थे तो वहां पे जो भी संपत्ति मिलता था उस संपत्ति का 1/5 भाग किसका होता था, राज्य का होता था। तो ये जो है वो
मतलब मैं बोल सकता हूं ये क्या कहा जाता था। तो जजिया कर तो नहीं होगा, ये तो धार्मिक कर था। जाकत तो नहीं होगा, क्योंकि जाकत जो होता था वो मैं एक्चुअली बोल सकता हूं कि जो उनका जो हज वाला कोई एक चीज था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खिम्स। क्या हो जाएगा, खिम्स इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बात करें 36 नंबर क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न विद्याओं में विशेषज्ञ नवरत्न किसके दरबार में थे, यानी कि नवरत्न जो था वो किसके दरबार में था। और आपके ऑप्शंस क्या है देख सकते हो, आपके ऑप्शंस क्या है, बाबर, अकबर, जहांगीर और क्या है, शाहजहां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाबर। तो विभिन्न विद्याओं के जो विशेषज्ञ थे यानी कि 9 जो रत्न था वो अकबर के दरबार में था। किसके दरबार में था, अकबर के दरबार में था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 37वां क्वेश्चन क्या है कि दिन ए इलाही संबंधित है, दिन ए इलाही किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अकबर से। तो दिन ए इलाही किससे संबंधित है, अकबर से संबंधित है। बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है कि मुगल चित्रकला किसके समय में क्या था, चरमोत्कर्ष में था, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि सबसे अच्छा था, सबसे अच्छा किसके काल में था। तो आपके ऑप्शंस क्या है, हुमायूं से, अकबर से, जहांगीर से और क्या है, औरंगजेब से। तो अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। किससे, जहांगीर से। तो जो चित्रकला था वह जहांगीर के काल में सबसे अच्छा था। बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अकबर ने। किसने, अकबर ने। बात करते हैं अगले और अंतिम नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है देख सकते हो कि शेख निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है, शेख निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है। और आपके ऑप्शंस क्या है, आगरा है ना, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी और अजमेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि अजमेर। तो इस तरह से हम लोगों ने जो सेट 4 है, कौन सा सेट 4 है, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देनी है और जो बेल का आइकन आता है उसको भी क्या करना है, प्रेस कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।